ऑलराइट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेम सेल्स। राइट, जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो इन्हें हम स्तंभ कोशिकाएं भी कहते हैं। राइट, नॉर्मली हिंदी में हम इन्हें स्तंभ कोशिकाओं के नाम से जानते हैं और नॉर्मली स्टेम सेल्स हम इन्हें कहते हैं। अब जब हम स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि इन कोशिकाओं में ऐसे गुण हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जिनके द्वारा ये काफी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकते। ठीक है, दे हैव कैरेक्टर्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। राइट, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेम सेल होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि स्टेम सेल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम पुनरुद्भवन सब जानते हैं कि क्या होता है, रीजनरेशन। कि हम देखते हैं कुछ जंतुओं में, जो लोअर जंतु हैं, उनके अंदर पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलती है कि अगर उनका कोई भाग कट जाता है, अलग हो जाता है, तो वहां पर वो भाग वापस से उग जाता है। ठीक है, वापस से ग्रो कर जाता है। दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ जंतुओं के अंदर एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा पार्ट भी उनके शरीर का बच जाता है, तो उससे भी वो पूरे शरीर को बनाने की क्षमता रख पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के समय पे वन स्मॉल पार्ट भी अगर बचता है, सपोज हमने बात की हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा में एक छोटा सा भाग भी बच जाता है, तो भी एंटायर पूरे के पूरे जंतु को बना सकते हैं, एंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात जो हम यहाँ पर करते हैं वो ये भी देखते हैं हम कि कई बार लिजर्ड्स में, छिपकली में, अगर उनकी पूंछ या टेल कट जाती है तो वो टेल वापस से पुनरुद्भवित हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। यानी कि एक कट लगने पर वहां से वैसी ही संरचना वापस से आकर रीजनरेट। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस में देखें, हमारे अंदर देखते हैं, तो हमारे अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें कट लग जाता है तो वहां पर स्किन जो होती है, हमारी जो त्वचा होती है, वो वापस से आ जाती है। तो स्किन में रीजनरेशन हो जाता है, ये रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह की क्रिया हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो हमारे अंदर आरबीसी होता है, वो आरबीसी भी 120 डेज में वापस से बनता है। ठीक है, न्यू सेल्स को बनाता है। ठीक, न्यू सेल्स को बनाने की क्षमता रखता है। तो ये कुछ भाग हैं कि ये वापस से रीजनरेशन क्यों कर रहे हैं, पुनरुद्भवन क्यों हो रहा है, वापस से वही भाग वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ कोशिकाओं में ये क्या है, क्षमता है, पोटेंसी है, कैपेसिटी है कि वो वापस से एंटायर ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, पूरे के पूरे जीव को बना सकते हैं, या फिर एक छोटे से भाग को बना सकते हैं, जैसे टेल को वापस से बना सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे त्वचा जो है उसको वापस से बना रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, या फिर आरबीसी को वापस से न्यू सेल्स के फॉर्म में, नई कोशिकाओं के फॉर्म में बना रहे हैं। तो क्यों जरूरत पड़ी सबसे पहली बात तो स्तंभ कोशिकाओं की या स्टेम सेल्स की, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी होता और ये वाली कोशिकाएं अगर उपस्थित नहीं होती हमारी बॉडी में, तो हम वापस से वैसे हो ही नहीं पाते। एक निशान लगा तो वो निशान हमारे पास ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए रहता, क्योंकि स्किन वापस ऊपर नहीं आती, हीलिंग नहीं होती वहां पर। ठीक है, और हीलिंग नहीं होगी तो हमारे पास जहां पे भी जितनी बार लगती, हमारे पास निशान होते कि हाँ
सिर्फ उन निशानों को देखकर। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि अगर ये वाले सेल्स नहीं होते तो टेल वापस से बन नहीं पाती, तो वो लिजर्ड ऐसे ही घूमती हमेशा, और हो सकता है कि इस कारण से वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाती, जीवित ही नहीं रह पाती। वहीं अगर हम इस बात की बात करते हैं कि जिसके कारण पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म जंतु का निर्माण हो रहा है, तो ये निर्माण भी नहीं हो पाता। इसलिए स्तंभ कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ी, ताकि अगर कहीं टूट फूट हो जाती है किसी भी भाग में, कहीं पे भी टिश्यूज वॉर्न आउट हो जाते हैं, उत्तक बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो वहां पर वो वापस से हीलिंग करके वापस से वैसी ही संरचना को, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सके। ठीक है, इसलिए हमें नीड पड़ी स्टेम सेल्स। दूसरी बात करते हैं हम स्टेम सेल्स होते क्या। ठीक है, क्या होते हैं स्टेम सेल्स? पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि ये ऐसे सेल्स हैं जो कि ठीक है, स्तंभ कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके पास क्षमता है, पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट अंग को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फॉर्म कर सके, बना सके। ठीक, मींस स्टेम सेल्स आर द सेल्स व्हिच हैव पोटेंशियल टू क्रिएट या टू फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के विभिन्न अंगों को वो बना सके, उनके पास इतनी क्षमता। दूसरी चीज यहाँ ये आती है कि क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है अपने आप में, क्या यही स्टेम सेल्स होते हैं? तो कुछ साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया, ठीक है, आपस में डिस्कशन किया और उस आधार पर बोला कि स्टेम सेल्स यही काम नहीं करते हैं, एक और काम भी वहां पे उनका होता है। और वो एक और काम क्या है कि ये स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यूअल भी करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेम सेल्स जो हैं, ये स्तंभ कोशिकाएं जो हैं, ये अपने आप को वापस से बनाने की भी कोशिश करते हैं। तब भी हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो वहां पर हम बोल रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स 120 डेज में रिन्यू होते हैं। उनकी लाइफ स्पैन जो है, जीवन काल जो है 120 दिन का है। ठीक है, वो वापस से वहां पर बन रहे हैं, मतलब उनके पास ये प्रॉपर्टी है कि सेल्फ रिन्यू, अपने आप को वापस से बनाने की चीज वो रखते हैं, क्षमता वो रखते हैं। तो हम बोलेंगे ये डेफिनेशन तभी कंप्लीट होगी जब हम डिफरेंट पार्ट्स के साथ साथ सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी भी इन्हें देते हैं और बोलते हैं, मानते हैं कि इनके अंदर ये कैपेसिटी। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं यहाँ पर कि स्टेम सेल्स हमने बोला क्या है, तो एक और टर्म हमारे पास आती है स्टेमनेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्तंभपन या स्तंभपना। ठीक है, स्टेमनेस, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्टेम सेल की कैरेक्टर्स या लक्षण उपस्थित हैं। सब में ये लक्षण नहीं होते, सारी कोशिकाएं स्टेम सेल्स कोशिकाएं नहीं कहला सकती। इसलिए जिन कोशिकाओं में ये दोनों चीजें हैं, उन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं स्टेम सेल, और उनकी ही कैरेक्टर को हम नाम देते हैं, उनके ही लक्षण को स्टेमनेस कहते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर स्तंभपन है, वो क्षमता रखते हैं कि वो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट भाग, विभिन्न भागों को बना सके और इसी के साथ स्वनिर्माण भी वापस से कर सके, सेल्फ रिन्यूएबल भी हो। ठीक है, तो ये स्टेमनेस क्या है? उनकी एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है
जिसके कारण हम स्टेम सेल्स को बोलते हैं कि ये स्टेम सेल्स हैं। दूसरी बात, अगर हम एम्ब्रियो स्टेज में बात कर रहे हैं तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब डिवीजन होता है तो एक तो होती है 4 सेल स्टेज, 4 से 8 सेल आती है और 8 सेल से 16 सेल अवस्था आती है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है 4 से 16 सेल अवस्था तक एम्ब्रियो में, कोशिकाओं में स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है, वो स्तंभ कोशिकाएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी क्षमता है कि वो काफी सारे भाग को बना सकते। ठीक है, उनके पास अभी क्षमता है कि वो बहुत सारे पार्ट्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे जंतु को वो बना सकते हैं। इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कि 4 से 16 सेल तक की स्टेज को हम स्टेम सेल स्टेज बोल सकते हैं कि इनमें अभी स्टेम सेल्स उपस्थित हैं। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्यों स्टेम सेल्स की जरूरत पड़ी ये हमने पढ़ लिया, क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी, कौन सी कोशिकाओं में लक्षण होते हैं स्टेम सेल के। एक चीज और जो यहाँ हमें देखने को मिलती है वो ये हम बोल सकते हैं कि 120 डेज में हम क्योंकि बोल रहे हैं कि आरबीसी जो है वो बनती रहती है। ठीक, तो इस क्रिया को हम नाम देते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ये क्रिया एरिथ्रोपोइसिस की क्रिया कहलाती है। ठीक है, और इसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी यहाँ पर फॉर्म होंगे, आरबीसी यहाँ पर बनेंगे, इसलिए हमने इसको नाम दिया है एरिथ्रोपोइसिस। हर 120 डेज में ये रिन्यू होते रहते हैं और आगे जाकर बनते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्टेम सेल्स को बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इन्हीं स्टेम सेल्स की तो इनके दो काम होते हैं, या तो ये मेटाबॉलिज्म करते हैं और मेटामॉर्फोसिस कायंत्रण की क्रिया को करवाते हैं, या फिर ये रीजनरेशन कराते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रकार के कार्य इनके होते हैं, या तो कायंत्रण करा रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस करवा रहे हैं, या फिर रीजनरेशन। रीजनरेशन अब भी हमने देखा कि कोई पार्ट टूट गया है, हर्ट हो गया है, कट गया है, तो वो वापस से आ जाता है स्टेम सेल्स के कारण। दूसरी बात, कायंत्रण हो रहा है, बॉडी में चेंज हो रहा है, तो वो चेंज किस प्रकार से आ रहा है, स्टेम सेल्स के कारण ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी उनमें क्षमता है कि वो नए भाग को बनाए, न्यू पार्ट को फॉर्म कर सके, इसलिए उनमें कायंत्रण की क्रिया देखने को मिल रही। ठीक है, तो ये चीज हमें काफी हद तक क्लियर है कि मेटामॉर्फोसिस और रीजनरेशन की क्रिया स्टेम सेल्स के द्वारा करवाई जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं स्टेम सेल्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, किसके आधार पर बात करेंगे यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी, क्षमता के आधार पर यहां बात होगी स्टेम सेल कोशिकाओं। ठीक है, स्तंभ कोशिकाओं, तो उनके अंदर कैसी क्षमता है उसके आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं हम टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण क्षमता वाले स्तंभ कोशिका। ठीक है,
ठीक है, पूर्णक्षम स्तंभ कोशिका। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं इनका नाम है टोटीपोटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर पूरी क्षमता है कि अगर एक सेल भी आ जाता है तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता रखते हैं वहां। ठीक, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे पहले कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पूर्ण जंतु को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टोटीपोटेंट सेल्स कौन से होते हैं? अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता तो किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ निषेक जनन के बाद, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, उसके पास क्षमता है पूरे के पूरे जंतु को बनाने। तो जाइगोट को हम बोल सकते हैं कि ये टोटीपोटेंट प्रकार का पूर्ण क्षमता वाला स्तंभ कोशिका है। ठीक है, क्योंकि ये एक कोशिका पूरे के पूरे जंतु को बना सकती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे टोटीपोटेंट प्रकार के स्टेम सेल्स। दूसरी चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं 4 सेल स्टेज और कुछ बोलते हैं 16 सेल स्टेज का। मतलब कि हम इन चारों ही स्टेजेस को ले लें तो यहाँ तक सेल्स टोटीपोटेंट प्रकार के होते हैं कि अभी तो इनमें क्षमता है कि ये पूरे के पूरे जंतु को बना ले। मतलब ये हुआ कि अगर हम इनसे यहाँ से एक कोशिका हटा भी लेते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे फिर भी पूरा का पूरा जंतु जो होगा वो फॉर्म होगा। ठीक है, कोई अंग जो होगा वो वहां से हटेगा। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इन कोशिकाओं में क्षमता पूरी है कि पूरे जंतु को ये बना सके। लेकिन क्योंकि हमने बोला जाइगोट युग्मनज में और 4 सेल और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली 16 सेल अवस्था में ये क्षमता है कि वो पूरा जंतु कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया टोटीपोटेंट। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि चलो ये मान लिया हमने कि स्टेम सेल की एक डेफिनेशन में हमने कहा था कि उनके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी भाग को बना सके। दूसरा हमने ये भी बोला था कि इनके पास सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, कि खुद को भी ये बना सके। ठीक है, और सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी जाती है क्या? नहीं देखी जाती, क्योंकि अगर ये कोशिकाएं खुद के जैसी ही कोशिकाएं बनाएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा सेम कोशिकाएं बनाएंगी, सेल्फ रिन्यू करेंगी, तो हम क्या देखेंगे कि 4 सेल हैं, मतलब 4 प्रकार के या 4 एम्ब्रियो हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ना ये कि हो सकता है कि अगर सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी यहाँ पर इनके पास होती तो ये 4 प्रकार के एम्ब्रियो बनाते, और हो सकता है कि हर जंतु से सिर्फ एक युग्मनज के द्वारा 4 एम्ब्रियो मिल सकते थे, 4 भ्रूण मिल सकते थे। 8 सेल बना रहे मतलब 8 भ्रूण भी मिल सकते थे, 16 सेल बना रहे मतलब 16 भ्रूण भी मिल सकते। तो
ना हमें देखने को मिले। पर ये चीज हमें क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जाइगोट में, युग्मज में ही होती। दूसरी बात करेंगे हम पोटेंसी के आधार पर प्लूरिपोटेंट कोशिका। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अनेक स्तंभ कोशिकाएं, इनको हम नाम दें। अब इनकी अगर चीज हम देखते हैं तो इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता किससे कम होगी? टोटिपोटेंट से कम होगी, जिसका साफ साफ मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये कोशिकाएं उतनी कैपेसिटी नहीं रखेंगी जितनी ये रखेगी। इनका एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये बाहर वाली कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट और ये अंदर वाली कोशिकाएं कहलाती हैं आईसीएम, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, अंतर कोशिकीय पिंड, इनर सेल मास के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, और होती कहां है? ब्लास्टोसिस्ट में। दूसरी चीज जो हम यहां देखने को मिलती है कि जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट होती है, इसे अगर हम यहां से हटा दें और सिर्फ इनर सेल मास को ही रखें, ठीक है, अंतःकोशिकीय जो पिंड है उसी को रखें, तो पहली बात तो ये कि ये जो होती है ये पूरे एम्ब्रियो को बनाने में मदद करती है, और ट्रोफोब्लास्ट जो होती है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसको बनाने में मदद करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ साफ साफ कि अगर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बनानी है तो ये बाहर वाली लेयर काम करेगी, आईसीएम जो है इनर सेल मास जो है ये अंदर वाली है, और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रूण को ही बनाए, और ये पूरे आपस में मिलकर पूरे भ्रूण के साथ साथ सब भाग बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट में दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहेंगी, और ब्लास्टोसिस्ट में जो आईसीएम कोशिकाएं हैं, इनर सेल मास है, अंतर कोशिकीय पिंड है, यहां से जो कोशिकाएं बन रही हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट प्रकार की कोशिकाएं कि इस भाग से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो वाला भाग बन रहा है, इसलिए इनमें क्षमता है प्लूरिपोटेंट वाला। ठीक है, अनेक क्षमता रखते हैं, अनेक क्षम प्रकार की ये स्तंभ कोशिकाएं। पर हमने ये भी देखा कि अगर हम ट्रोफोब्लास्ट को यहाँ से हटा देते हैं तो ये वाला भाग
एम्ब्रियो भ्रूण पूरा नहीं बना पाता, मतलब दोनों की उपस्थिति जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बना कौन रहा है सिर्फ एम्ब्रियो को, आईसीएम ही बना रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले में टोटीपोटेंट में हमने क्या देखा था कि सिर्फ जाइगोट जो है, सिर्फ एक अकेला जाइगोट युग्मनज जो है वो सारी चीजें बना रहा है, एम्ब्रियो भी बना रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अतिरिक्त झिल्लियां भी बना रहा है, तो उसके अंदर पूरी क्षमता है, सब कुछ बनाएगा वो, जितनी भी चीज की नीड है। इसकी क्षमता हम बोल सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम है, लेस देन टोटीपोटेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आईसीएम कोशिकाएं। अब थर्डली बात करेंगे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बहुशम स्तंभ कोशिकाएं, ठीक है। अब इनकी पोटेंसी और कम होगी, वेरी वेरी लेस देन टोटीपोटेंट, ठीक है। टोटीपोटेंट से काफी कम क्षमता ये रखेंगे, मतलब काफी लिमिटेड सेल्स को फॉर्म करेंगे, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जिन्हें हम एचएससी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये स्तंभ कोशिकाएं क्या बनाएंगी, ब्लड सेल्स को, रक्त कोशिकाओं को बनाएंगी, मतलब अलग अलग प्रकार की रक्त कोशिकाओं को बना सकती है, आरबीसी को भी बनाएगी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, ठीक है। इतनी क्षमता नहीं है कि ये पूरा भाग बनाए, पर हाँ ये ब्लड को, ब्लड के जितने भी, रक्त के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको बना रही है, इसलिए हम इसको मल्टीपोटेंट प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक। और ये स्तंभ कोशिकाएं उपस्थित कहाँ रहती हैं, हमारे बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर इसकी उपस्थिति देखी जाती है, जिसका साफ साफ मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जब कैंसर की उपस्थिति आती है, ठीक है, कैंसर जब होता है, ठीक है, और कैंसर भी कौन सा, ब्लड कैंसर, तो वहां पे क्या करेंगे हम कि हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, ठीक है। बोन मैरो को ट्रांसफर करते हैं बाहर किसी स्वस्थ पेशेंट जो होगा, हेल्थी पेशेंट जो होगा, उससे लेकर इस पेशेंट के अंदर बोन मैरो डालें। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सारे टेस्ट होना जरूरी है, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए, टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए, बोन मैरो जिससे ले रहे हैं वो आसपास का ही होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके चीजें मैच हो पाती है। और अगर आसानी से यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाती है तो वहां पर क्या होगा, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स उसके अंदर उपस्थित रहेंगे, तो वो वहां पर ब्लड सेल्स बनाएंगे और ब्लड कैंसर की कंडीशन बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है, कैंसर से हम वहां पर निजात पा सकते। तो इस तरह से यहाँ पर हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करते हैं। एक और एग्जांपल जो हमें यहाँ इसमें देखने को मिलता है वो है एपिडर्मिस या एपिडर्मल स्टेम सेल्स, राइट। यानी कि इसका साफ साफ मतलब हुआ कि त्वचा के अंदर भी स्तंभ कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं, जो कि स्किन के जितने भी भाग होंगे, उनके अंदर जितने भी टिश्यूज या उत्तक होंगे, उनको बनाने का कार्य करेंगे, मतलब एक सेल लाइन बन गई है इनको कि ये इस प्रकार की चीजों को बनाएंगे। नो डाउट इनकी क्षमता काफी कम है, लेकिन
काफी सारी चीजों को बनाने की क्षमता भी ये रखते हैं, इसलिए हम इन्हें स्टेम सेल्स या स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये मल्टीपोटेंट प्रकार की स्टेम सेल्स। अब इसी में फोर्थ टाइप की एक और स्टेम सेल आती है, उनको हम नाम देते हैं डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स। ठीक है, विभेदित प्रकार की स्टेम कोशिकाएं। अब विभेदित प्रकार का मतलब क्या हुआ कि वहां पर उनमें विभेदन आ चुका है, डिफरेंशिएशन आ चुका है, और डिफरेंशिएशन के साथ साथ स्पेशलाइजेशन भी आ चुका है। ठीक है, विभेदन के साथ साथ वो एक उनमें स्पष्टीकरण भी आ गया है कि उन्हें आगे जाकर क्या करना, तो वो एक लिमिटेड टाइप के सेल्स को ही बना सकती है। राइट, तो ये क्या करेंगे, कुछ जो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं उन्हीं के प्रकार के कोशिकाओं को बनाएंगे, इसलिए इन्हें हमने नाम दिया विभेदित प्रकार की स्तंभ कोशिका। तो पोटेंसी क्षमता के आधार पर 4 प्रकार की स्टेम सेल्स हो सकती हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड डिफरेंशिएटेड प्रकार की